अब लार्जर बेंच जो था वो 3 जज बेंच था। लार्जर बेंच ने इसमें जिसको बोलते ना, या तो उसको जुडिशियल डिसऑनेस्टी बोलो, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी बोलो, वो काम किया इसने। लार्जर बेंच ने क्या किया, जो एलपी मिश्रा का फुल बेंच का जजमेंट इन्होंने पॉइंट आउट किया है जस्टिस गांगुली ने, उसके बारे में कुछ लिखा ही नहीं, और अरिजीत प्रसाद को बचाने के लिए ऑर्डर में लिख दिया। अगर ऐसा कोई चप्पल मारने का जैसा इंसिडेंट होता है ना, तो बोले ऐसा डायरेक्ट सजा दे सकते हैं बिना ट्रायल के। वो जजमेंट अर्लियर जजमेंट के खिलाफ है तो वो पर इंक्यूरियम में आता है, वो नल एंड वाइड, वो कोई बाइंडिंग प्रेसिडेंट नहीं रह जाता, उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है। तो ये कभी कभी ये ऐसे सिचुएशन आते हैं। अब हुआ क्या, मैं आपको और एक किस्सा बताता हूं। 2 इंपॉर्टेंट केस है। एक है एडवोकेट मैथ्यू नेदुम्पारा का, उसने आर्गुमेंट किया रिगार्डिंग फली नरीमन को जो दिया गया बोले डेजिग्नेशन सीनियर काउंसिल वगैरह जो भी है, तो उसके ऊपर वो आर्गुमेंट कर रहा था, उसका एक वर्ड कोट किया उसने। तो अभी हियरिंग कौन सुन रहा था, नरीमन, जस्टिस नरीमन का बेंच। जस्टिस नरीमन में खुद के ही पिताजी का केस है, तो खुद के पिताजी का केस खुद कैसा सुन सकता है वो? तो वो केस सुन भी लिया, और बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी शो कॉज नोटिस, बिना किसी आर्गुमेंट के बोला कि ये वकील कंटेंट का दोषी है। और उसमें वो कोट कर रहे कौन सा, वो लैला डेविड का जजमेंट जो ऑलरेडी ओवररूल्ड है, पर इंक्यूरियम है, नॉन बाइंडिंग है। तो उसको कोट करके इसको बेचारे को सजा दे दिया। अब अभी ऐसा ही क्या किया, अभी इलाहाबाद में एक पिटीशन के दौरान चीफ सेक्रेटरी को उठा के कस्टडी में लेने का ऑर्डर कर दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, और दूसरे चीफ सेक्रेटरी का अरेस्ट वारंट निकल दिया। क्यों? आपने आर्गुमेंट क्यों किया मेरे कोर्ट में? मैंने ऑर्डर दिया, उसके ऊपर कोई आर्गुमेंट नहीं करने का, कुछ नहीं करने का। फिर सरकार भागी भागी आई सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का फिर से लार्जर बेंच बैठा, जस्टिस पार्डीवाला, जस्टिस चंद्रचूड़ और एक जज है। तो फिर लार्जर बेंच ने कहा कि ये लैला डेविड वाला केस लॉ, ये चप्पल मारने का केस लॉ है, उसको तुम आर्गुमेंट के केस के लिए कैसा यूज कर सकते हो? एक। और दूसरा मेन पॉइंट तो इन्होंने भी नहीं लिखा है कि वो लैला डेविड का केस लॉ इटसेल्फ इज अ पर इंक्यूरियम, इटसेल्फ इज अ नॉन बाइंडिंग, इटसेल्फ इज अ ओवररूल्ड। उसको एंटीसिमेट्रिकली ओवररूल्ड बोलते हैं, अभी नए जजमेंट के हिसाब से ओवररूल्ड। तो वो लिख दिया, और फिर वो एसओपी बना के दिया कि आप ऐसा नहीं यूज कर सकते। फिर एडवोकेट महमूद प्राचा के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने वही लिखा कि लैला डेविड का केस लॉ आप वकीलों के खिलाफ यूज नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा होते हुए भी वो वकील को तो सजा दे दी है ना, लैला डेविड का केस लॉ लगा के सुप्रीम कोर्ट के जज ने। तो ये जो चीजें है ना, तो ऐसे अन्याय होते हैं सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन इसका एक सोल्यूशन है। इसका सोल्यूशन मैं अभी आपको 3 मिनट में बताता हूं। ये 3 मिनट सबके लिए काम के हैं कि सुप्रीम कोर्ट से अगर इनजस्टिस हो जाए तो क्या करने का। उसका भी सोल्यूशन सुप्रीम कोर्ट ने ही दिया है, कई लोगों को ये पता ही नहीं है। पहला पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट का अगर आदेश गलत है और जिसके वजह से आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है, तो रामदेव चौहान का 2010 का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें क्लियर किया सुप्रीम कोर्ट ने कि जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस के आदेश के वजह से, ऑर्डर की वजह से, और अगर ऐसे गाली दे दिया कोर्ट में, इंसल्ट कर दिया, वो तो और एडिशनल हो गया, लेकिन ऑर्डर भी लिख दिया गलत, उसके वजह से नागरिकों के अधिकारों का हनन हो सकता है, जैसा कि एडीएम जबलपुर के केस में हुआ था, लिखा कोर्ट ने, वो केस में हुआ था, अंकुर शिंदे के केस में हुआ था, 2 जज बेंच की तरफ से। तो उन्होंने कहा कि ऐसे केस में सॉल्यूशन क्या है? उन्होंने कहा कि ऐसे केस में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है कि मानव अधिकार के हनन का इंक्वायरी करके उनको कॉम्पेंसेशन देने वाला, एक्शन लेने वाला जो स्टैट्यूटरी बॉडी है, वो भी इसमें इंक्वायरी कर सकता है। उनको प्राइमा फैसी लगा तो वो आकर पिटीशन फाइल कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में। तो ये हो गया घुमा के, मतलब बीच में एजेंट रख के काम हो गया।
एक है डायरेक्ट, अभी रामदेव चौहान का जो जजमेंट है उसको पुट्टू स्वामी के जजमेंट में 9 जज बेंच ने फिर से अपील किया, हो गया। और उसमें ये बहुत क्लियर तरीके से कहा कि तुम्हारे को भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के जो संवैधानिक अधिकार है, नॉट टू बी डिप्राइव्ड ऑफ योर लाइफ एंड लिबर्टी विदाउट फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ, कानून की पूरी प्रक्रिया पारित किए बगैर आपके अधिकारों का कोई उल्लंघन नहीं हो सकता, ना तो पुलिस कर सकती है, ना सुप्रीम कोर्ट का जज कर सकता है, सब आ गए उसमें। तो आर्टिकल 14 का वायलेशन हो गया कि दूसरे को एक अलग ट्रीटमेंट दिया और आपको एक अलग ट्रीटमेंट दिया। तो ऐसे कंडीशन में आपको भारतीय संविधान के सारे प्रोटेक्शन और इंटरनेशनल लॉ जो भारतीय संविधान के इन ट्यून है, जैसे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948, इंटरनेशनल कोड ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, तो ये सब आपको इन्फोर्सेबल इन इंडिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर किया, इसका किसी का भी वायलेशन हुआ तो कोई भी कॉमन मैन आपके फंडामेंटल राइट के वायलेशन के लिए रिट फाइल कर सकता है, और रिट में सरकार उस आदमी को कॉम्पेंसेशन देने को बाइंडिंग है। क्यों बाइंडिंग है? क्योंकि जज इज एग्जीक्यूटिव आर्म ऑफ द स्टेट, एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द स्टेट। तो जज ये स्टेट का ही एक हिस्सा है। तो स्टेट के एक जुडिशियल अधिकारी ने, सुप्रीम कोर्ट के जज ने नागरिकों के अधिकारों का हनन किया, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है उस आदमी को कॉम्पेंसेशन दे और बाद में उस जज से, पुलिस अधिकारी से वसूल कर ले। इसके ऊपर एक सबसे बढ़िया जजमेंट है रमेश महाराज का, प्रिवी काउंसिल 1978, जिसमें जज ने बिना चार्ज फ्रेम करे एक वकील को कंटेम्प्ट की सजा दे दी। बाद में प्रिवी काउंसिल ने बोला ये हाईकोर्ट का गलत है, सरकार उसको कॉम्पेंसेशन दे, एक। और दूसरी चीज, उस रमेश महाराज के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस देश में लागू किया, डीके बसु से लेकर कई जजमेंट में, और सिटीजन्स को रीट में कॉम्पेंसेशन दिया। तो ये एक पार्ट है। जब नंबी नारायण के केस में 50 लाख रुपए कॉम्पेंसेशन मिला, रीट में सुप्रीम कोर्ट ने दिया। दूसरा एक मैकलॉर का जजमेंट है 1897 का, उसमें जिस चीफ जस्टिस के गलत आदेश की वजह से कंटेम्प्ट की सजा हुई थी, वो चीफ जस्टिस ने इन पर्सन कॉम्पेंसेशन देने का ऑर्डर प्रिवी काउंसिल ने किया था। वो जजमेंट भी फॉलो होता है इंडिया में। तो लॉ इस तरह से है। तो कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि अगर इस मामले में, दिशा के मामले में, आपको अभी अगर मुंबई हाई कोर्ट में इसी तरीके से देरी होती रही, लेट होता रहा, और आप सुप्रीम कोर्ट मूव करेंगे, तो आप ये प्ली देंगे कि भाई इसमें ग्रॉस इनजस्टिस हो रहा है और मिस कैरेज ऑफ जस्टिस होने की पूरी संभावना है, इसलिए आप अविलंब इस पर एक्शन लीजिए। अरे हम तो सिंपल, हमको ज्यादा नहीं बोलने वाले। चलो आपका मैं शॉर्ट में सवाल का जवाब दे देता हूं। हमारे 4 लाइन का पिटिशन रहेगा। मर्डर गैंगरेप का सीरियस केस है, घटना को 5 साल हो चुके हैं, बीच में एसआईटी का टेबल टेनिस चला। गैंगरेप मर्डर का केस है, इसमें एसआईटी 174 सीआरपीसी का इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती, बल्कि एफआईआर रजिस्टर करके ही इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, यह सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। दूसरा, इसमें अविलंब कार्रवाई करना चाहिए। हमने आपके केस लॉ देने के बाद में भी ना पुलिस ने कार्रवाई की है, ना हाईकोर्ट ने इसमें अभी तक फाइनल ऑर्डर दिया है। 1 साल हो चुका है। यह आपका दूसरा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। वो कहता है कि यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा कि अगर गैंगरेप या रेप के पीड़ित और उसके फैमिली के लोगों को अगर एफआईआर के लिए दौड़ भाग करना पड़े, तो ये आपके आदेशों का उल्लंघन हुआ है। आप इसमें तुरंत एफआईआर का या तो ऑर्डर दीजिए या हाईकोर्ट को बोलिए हमारा मैटर